एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम में गोविंदाचार्य जी से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो प्रयास हैं वो देश में किस तरह के सियासी परिवर्तन ला सकते हैं और वो परिवर्तन क्या देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उसकी शुरुआत अगर कहें तो कब से, उस परिणाम को कब से आप देख सकते हैं, कब से उसको आप फील कर सकते हैं। 2014 सबसे पहले, 2014 में भी चुनाव होंगे, लोकतंत्र में चुनाव ही परिवर्तन का जरिया होता है गोविंद जी। 2014 सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय एक तरफ कांग्रेस लेड यूपीए है, दूसरे तरफ बीजेपी जो कि नए नेतृत्व संघ ने उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, स्वयं सेवकों के संघ जिसे राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं आप, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बढ़ाया है और आप स्वयं सेवक होते हुए भी उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध मैं इसलिए कह रहा हूं कि विरोध, अगर आप जो अभी ये शक्ति 10 साल से है जिसके ऊपर जहां बड़े बड़े लाखों करोड़ के घोटाले, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये पहले कभी नहीं सुना गया था। जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से आम लोग, गरीबी लगातार, गरीबियों और अमीरों के बीच में गैप, खाई बढ़ती जा रही है और जो स्थिति है राष्ट्र की, आप देखिए विदेश नीति देखिए, आप अपनी रक्षा देखिए, सुरक्षा देखिए, चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जहां निराशाजनक माहौल है। इसमें संघ ने एक प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आगे बढ़ा करके कांग्रेस को से देश को निजात दिलाई जाए। यह संघ का मानना है, यह बीजेपी का मानना है कि देश को कांग्रेस से निजात दिलाना है। इस मुहिम में चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और हो, बीजेपी हो, आप उसके साथ में नहीं है, ये तो सच है। ठीक बात है। तो इस मुहिम में आप साथ क्यों नहीं है जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं? हमारा मानना है कि आगे भी देश चलना है। किसी भी देश और समाज के लिए कोई एक चुनाव अंतिम नहीं होता है और ये नाउ और नेवर, ये समाज के बारे में नहीं चलता, व्यक्तियों के बारे में चल सकता है, पार्टियों के बारे में चल सकता है। इसलिए 2004 के बाद भी देखने की दृष्टि होनी चाहिए जो देश के बारे में सोचते हैं। राजनीतिक दलों के बारे में आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, अगला चुनाव ही उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए राजनेता चुनाव तक का सोचें और मैं वैसा राजनेता तो हूँ नहीं, मैं तो अगली पीढ़ी का भी सोचूंगा और उन सब के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है भैया जिनको इस चुनाव के पचड़े में भी पढ़ना है पढ़े, कुछ नई बात उसमें लाना संभव हो तो लाया जाए, नए कंपोनेंट्स लाए जाएं। नहीं तो ये क्या चीज़ है, दोनों ही तो एक गिरोह तरीके दिखाई पड़ने लगे हैं जिनका लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति, फिर सत्ता सुख और सत्ता लाभ। समाज की कहाँ इन दोनों दलों को पड़ी हुई है? ऐसा मैं इन दोनों दलों के चिंतन और चरित्र को देखकर निष्कर्ष निकालता हूं। स्वाभाविक है, जो स्थिति है वो बिल्कुल जायज है। तो फिर वैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, लेकिन जब आपको घर में एक आग लगी हुई है, पहले आप आग बुझाएंगे या आप प्लान करेंगे कि पूरे इस तरह का घर का निर्माण किया जाए जिसमें आग ना बुझे? लगे, बहुत लोग उसमें लगे ही हुए हैं और मैं कुछ और भी देश के लिए करूं तो आपत्ति क्या है? सभी को एक ही रोल प्ले करना चाहिए। इस समय कई लोगों को लगता है कि गोविंदाचार्य जी आडवाणी जी के करीबी हैं, इसलिए मोदी के विरोधी, इसलिए मोदी के विरोधी हैं। मैं किसी का भी करीबी और कभी भी नहीं रहा हूं, इत्तेफाक ऐसा रहा। लोग मानते हैं, आप जानते हैं इस बात। हाँ, लेकिन जो सवाल है ये आप जानते हैं। जो सही नहीं उसको मैं सही न मानूं, उसके बारे में अपोलोजेटिक भी क्यों रहूं? अपोलोजेटिक कारण क्या है कि ये लोग मानते हैं? सीधा मानता हूं, स्वाभाविक है मानना, क्योंकि 1988 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम करने को कहा गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे आदरणीय आडवाणी जी और मुझे जिम्मेदारी दी गई कार्य समिति का सदस्य और उनका विशेष सहायक। तो 2 वर्ष उनका मैं विशेष सहायक रहा, 91 जून तक। इस कारण लोगों के मन में लगता है कि मैं आडवाणी जी का करीबी हूँ, आडवाणी जी ने मुझे मांग कर लिया होगा। दोनों बातें ठीक नहीं है। मैं तो विचारधारा के साथ और संगठन के साथ ट्यून्ड होकर काम करने में विश्वास करता हूँ और कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है और हर व्यक्ति का महत्व है, ये मैं मानता हूँ। गोविंद जी, आप अपने ये मानते हैं कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष जो हैं इस समय जनहित की बातों को इग्नोर कर एक ही तरफ गोल करने में लगे हैं, जनता के खिलाफ। और आप ने यह भी अभी कहा कि जो भी जनता के हित में गोल करने का प्रयास करेगा आप ही करेंगे, जरूरी नहीं कोई और करेगा, उसके लिए भी आप सहायक हैं और उसके लिए रास्ता साफ करने को तैयार हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अभी दिलीप जी ने बात कही, वो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य राजनीति का देश में है उससे निजात पाना पहली प्राथमिकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का जो एक गठन किया वो एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर किया,
10 वर्ष पूर्व किया, और उस प्रयास के बाद अब 2014 आने जा रहा है, और आज एक ऐसा वातावरण बना है जो आपके पहले के साथी भी रहे हैं, उनके पक्ष में कुछ वातावरण बन रहा है। तो बिना उनके सत्ता में भागीदार हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वो जनता के खिलाफ ही जाएंगे या अगर वो आप जो बातें कह रहे हैं उन मुद्दों को एक्सेप्ट करें, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक बार फिर देश हित में अपने प्रयासों को उधर कोई इस 2014 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसी जरूरत मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं, एक तो, और दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि दोनों ही एक एक गिरोह के नाते से काम कर रहे हैं और सत्ता लक्ष्य ही लक्ष्य है। दोनों में विचार की गंभीरता का घोर अभाव हो गया है, इसलिए शोशेबाजी और जुमलेबाजी में लोग लगे हुए हैं। इमेज, मैसेज, सिग्नल्स पर ध्यान है, कंटेंट पर ध्यान नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि आशा रखें, अरे भैया पहले भी तो रहे हैं सत्ता में, आज कोई नया प्रयोग नहीं होने जा रहा है। और 98 से 2004 तक की जो स्थितियां थी वो बाद में उसकी मात्रात्मक वृद्धि हुई होगी, दिशा तो उसी समय तय हुई। उस समय में ही जो दिशा बदल हो सकता था, उसके कारण एक अलग प्रकार की छवि भी बन सकती थी और देश के लिए परिणाम भी आ सकते थे, वो उस समय नहीं हुए थे। और उस समय बहुत प्रकार की बातें कहे जाने के बाद भी सब लोगों ने अच्छा अब क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, इस स्थिति में आ गए थे लोग। ये मैं 98 से 2004 की बात कह रहा हूं। इसलिए ये प्रयोग, दोनों प्रयोग आजमाए जा चुके हैं, इसलिए अब प्रयोग की बात नहीं बची। सबको परखा, बार बार हमको परखे, एक बार ही तो कहा था और परख लिया गया था। इसलिए अब जब देखेंगे तो इस राजनीतिक जड़ता को, इस राजनीतिक स्टैग्नेंसी को, इस स्टेटस क्वोइज्म को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ना पड़ेगा तो जिनको लगता है कि अंदर से तोड़ सकते हैं, अच्छा है, उनके लिए शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि नहीं, बाहर से करना पड़ेगा इंटरवीन। अब जैसे मैंने फुटबॉल के खेल की बात बताई थी कि भाई दो टीमें हैं, गोल को बचाएं और दूसरे को गोल करें। अब यहां तो भैया वो 11 ये 11 मिलकर 22 हो गए और जनता के खिलाफ गोल दाग रहे हैं। तो दर्शक दीर्घा में से लोगों को उतरना पड़ेगा और टीमें नहीं बननी पड़ेंगी और उसमें से ही आगे रास्ता निकल पाएगा। इनमें अंदर से रास्ता निकलेगा ये मुझे नहीं लगता। और जितना थोड़ा डिफरेंस दोनों में होगा, आप जैसा कह रहे हो, उससे मुझे समाधान नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं लक्ष्य सही हो, दिशा सही हो, भरपूर परिश्रम हो, परिणाम भगवान के हाथ में। आपको ये लगता है कि आइडियोलॉजी और आइडियलिज्म जो है वो साथ साथ चल सकते हैं? मुझे लगता है कि चल सकते नहीं, चलना चाहिए। और आइडियलिज्म भी बनाए रहने के लिए कुछ तो प्रतिबद्धताएं चाहिए, कुछ निष्ठाएं चाहिए। खाली पीली आइडियलिज्म नहीं बचता है। देखिए, सबसे ज्यादा नैतिकता होती है अध्यात्म के अधिष्ठान पर। दर्शन नहीं होगा तो विचारधारा नहीं होगी, तो फिर मूल्य नहीं बनेंगे। सही क्या गलत क्या, ये तो दर्शन और विचारधारा में से तय होगा। नहीं तो धीरे धीरे क्या बनेगा कि व्यावहारिकता कहते हुए शुद्ध अवसरवाद और स्वार्थवाद यही आदर्शवाद के स्थान ले लेगा, जो आज दिखाई पड़ रहा है। पर गोविंद जी, ये जैसे आप एक चिंतक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आपने सारा जीवन लगाया है, आप पार्लियामेंट में ना जाना चाहते हैं और ना आपने लोगों को भेजा है। ऐसा क्या है कि आप ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि बाहर से नहीं अंदर से जाके करनी पड़ेगी, आप स्वयं कहीं से भी आप का व्यक्तित्व ऐसा है कि आप पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। जो राजनीतिक स्थिति है, जो देश का नियंत्रण करता है हमारा संसद, आप देखते हैं जिस प्रकार का वहां पे आज व्यवहार हो रहा है, क्या आप जैसे खुद लोग वहां पर जाने का प्रयास करें या वहां पहुंचें, ऐसा होना नहीं चाहिए? हर एक की अपनी अपनी सिफत होती है। देखिए, अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और हैंडीकैप्स होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं मानता हूं हर कार्यकर्ता के गुणों का उपयोग हो, दोषों का स्थान न रहे, इसका विचार करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि बहुत से मणियों की मिलाकर माला होगी।
तो मणि खोजना, मणियों को ठीक रखना और एक धागे के समान सब अगर बंधे इस कोशिश में, अगर धागे की भूमिका रहेगी मेरी, तो मुझे कोई इसका अफसोस नहीं रहता है। और धागे की विशेषता तो यही होनी चाहिए कि धागा दिखे ना, दिखे तो मणि ही मणि, इसमें सफलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सारे ही लोगों को जुटाकर एक ताकत के रूप में गैल्वनाइज करने में मेरी भूमिका ज्यादा हो सकती है। नहीं तो कोई और दूसरे लोग ये काम करें तो मैं दूसरे काम भी कर सकता हूं। गोविंदाचार्य जी लगातार कब तक मणि को ढूंढते रहेंगे? पहले भी मणि को ढूंढ के आपने एक माला बनाया, और वो माला जो वो मणि जो है वो सडनली पता चला कि वो मणि मणि नहीं है, फिर आप एक मणि बनाएंगे, वो उसकी क्या, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए तो ये जरूरत नहीं है कि आप अंदर रह के जहां पे हैं, जहां पे जिस मणि को आप उसको रिप्लेस करके वाकई मणि को वहीं पे डालें, उसके बदले कि आप वैकल्पिक चीजों को बनाएं। एग्जैक्टली। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी यही सवाल पुष्पेंद्र जी का भी था। मेरा मानना है कि देखिए इन सब में मूल एक बात आती है, वो है विशिष्ट एजेंडा, कार्यपद्धति और आचार संहिता। मेरा अपना मानना है कि 1998 तक हमने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में एकात्म मानव दर्शन की सुगंध घोषणा पत्र में बनी रहे। 99 में वो खत्म हो गया जब एनडीए का ही एजेंडा चलेगा ऐसा तय हो गया और भाजपा का अपना मैनिफेस्टो हुआ ही नहीं। कार्यपद्धति के बारे में तो गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ी, सिवाय कुछ कॉस्मेटिक प्रयासों के। एक, प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला। दो टर्म तक ही एक अध्यक्ष रह पाएगा। और 3, धन कुबेरों से पार्टी संचालन में धन की दिक्कत न हो, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों से ही 1000 रुपया साल में एक बार लेने की आजीवन सहयोगी योजना। 3 ऐसी प्रयास तो हो पाए, वो भी कितना लागू हुआ बने हुआ मैंने बाद में देखा नहीं है। मेरा मानना है कि नए प्रयोगों में ये खतरा न आवे, इसके लिए जरूरी है एक व्यवस्था का सृजन, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी निश्चित हो, जिसमें सही बढ़े गलत घटे की फिल्टरिंग मशीन हो, कार्यपद्धति के अंतर्गत हो। इसके भी कई विषय छेड़े हुए हम लोगों ने। इसलिए इससे हम जब नया उदाहरण रखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, हमारी लोक सत्ता पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, लोक सत्ता पार्टी ने तय किया कि टिकट बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही तय करेंगे, हाईकमांड टिकट तय नहीं करेगा। दूसरा, 100 रुपए का एक्सपेंस या 1000 रुपए का डोनेशन चेक से ही लेंगे। तीसरा, पार्टी में अलग स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था होगी, जो किसी भी कार्यकर्ता के बारे में कंप्लेंट को रिसीव करेगी, 3 महीने में उसको निष्पादन करेगी, और आरोप सही रहे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पार्टी के अंतर्गत की व्यवस्था, ऐसी कई चीजें प्रोविजन के नाते सोचकर प्रयोग करने से आप जो कह रहे हैं वो खतरा प्रयोग के नाते देखेंगे, मेरा ख्याल है कि जरूर खतरा कम हो जाएगा। अगर नहीं हो तो और कुछ प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी, वो हम धीरे धीरे उसको और इवॉल्व तो करें। इस दिशा में अपने को समाज के लिए अकाउंटेबल तो बनाएं। आज तो सूचना के अधिकार के तहत आने के लिए पार्टियां बिदक रही हैं, साथ हो गई, एक साथ। हाँ, सब इकट्ठा हो गए और कोई इस विषय को एंटरटेन करने को तैयार नहीं है, और खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, सरकार चलाएंगे, और सरकार के लिए आवश्यक जनता के प्रति की जिम्मेदारी भी अपने को वहन नहीं करेंगे वे। तो दलों के इस गैर जिम्मेदार रवैये को नकेल कसने की जरूरत है, और नकेल कसना होगा तो खुद तो कुछ शुरू करे, और जो बोले वो कुंडा खोले। तो इस दिशा में नए प्रयोग बहुत से हो रहे हैं। मेरा कहना है पुष्पेंद्र जी, मैं कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग इसमें चिंतित, उन तमाम जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको आप साथ ला रहे हैं। मेरी कोशिश वही है कि उन सारे ही प्रयोगों को साथ लाना, एक दूसरे से संवाद, सहमति, सहकार के आधार पर सीखना। किसी के पास कोई चीज है, जैसे हमारे राजू शेट्टी जिन्होंने कोल्हापुर से चुनाव जीता, वो किसी उद्योग घराने से पैसे नहीं लिए, वो 1000 रुपया एक एक किसान से लिए और चुनाव जीते भी, और किसानों के इश्यू के बारे में मुखर नेता के नाते से उनकी अभी साख बनी हुई है। ऐसे प्रयोग होंगे, कुछ प्रयोग कुछ समय चलेंगे, उसमें से कुछ नए प्रयोग और उभरेंगे। मेरा ख्याल है कि आज की जड़ता यथास्थिति को तोड़ने इस जड़ता के असल कारण क्या है? आप तो चिंतक हैं। प्रेरणा में प्रदूषण है। प्रेरणा राजनीति के द्वारा हम समाज परिवर्तन करेंगे, इसका नजरिया, या ये राजनीति समाज परिवर्तन का जरिया है, ये न मानकर राजनीति सामाजिक रोब दाब और आर्थिक हैसियत बढ़ाने का जरिया है, ये प्रेरणा में प्रदूषण हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र के भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद के कालखंड में 1965 तक आज़ादी के आंदोलन के मूल्य कुछ जिंदा रहे।
65 से 80 सत्ता बल का प्रभाव हुआ। आपने उस समय में आयाराम गयाराम की कार्य संस्कृति का अनुभव किया होगा। पार्टी निष्ठा नहीं रही, सत्ता निष्ठा बढ़ गई। 80 से 95 बाहुबल की उस पर परत चढ़ी। सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स उसी युग में सामने आए। 95 से 2010 धनबल का प्रभाव हुआ। अभी की लोकसभा में सबसे ज्यादा करोड़पति इस समय में सांसद बैठे हुए हैं। 2010 के बाद आत्मबल और जनबल का जमाना शुरू हुआ है। इसलिए आपको जगह जगह पर ऐसे आंदोलन अपने से स्फूर्त होते आपको दिखेंगे। मैं मानता हूं कि देश अराजकता के कगार पर जा रहा है इन दोनों बड़े गिरोहों की आत्म केंद्रित, सत्ता केंद्रित विचार और कार्यनीति के कारण। ऐसे में नए आंदोलन आपको इन दलों के अंदर से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी साख नहीं बची है। जो आंदोलन है बाहर से, आज भी अन्ना हजारे कितने भी कमजोर होंगे, जन सामान्य को लगता है कि हाँ वो अच्छा भला आदमी है, बात तो ठीक ही कह रहा है, कर पाएगा कितना पता नहीं। आप उनसे संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं उनसे? चाहे अन्ना हजारे के लोग हों, चाहे अरविंद केजरीवाल के लोग हों, या मैं कहूंगा बाबा रामदेव जी के लोग हों। लेकिन रामदेव जी तो कहते हैं मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। उसको हर्ज नहीं, उनको अभी ऐसा लग रहा है। हम तो मानते हैं लोकतंत्र में है संवाद, सहमति, सहकार। सही नीयत से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ संवाद हो, जिन बातों पर सहमति हो उनको हम लें और उसके साथ सहकार भी करें, सहयोग भी करें। जैसे योग है, आयुर्वेद है, विदेशों में जमा अवैध धन का मसला है, रामदेव हम लोगों ने उठाया पहले, रामदेव जी ने उसको इतने अच्छी तरह से पहुंचाया सब तरफ। वैसे ही जन लोकपाल का विषय देखिएगा, भ्रष्टाचार का विषय देखिएगा, गंगा वाला आप देखिएगा विषय, गौ वाला विषय देखिएगा, भ्रष्टाचार कालाधन का देखिएगा, पंचायतों को 7% मिलना चाहिए सीधे, ये मांग देखिएगा। न्यायपालिका को 10 लाख आबादी पर 50 जजों की बहाली के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए जाएं, ये मांग देखिएगा। हम लोगों ने मांग उठाया कैटलिस्ट के नाते। हमसे ज़्यादा अच्छे और प्रभावी ढंग से कई दूसरे लोगों ने इस विषय को बढ़ाया है। हमको इसका कोई गिला शिकवा थोड़े है, उल्टा है। हम तो मानते हैं कि भैया हम गोल करें तो अच्छा, गोल ना कर सके कोई बात नहीं, तो बॉल आपको हम दे रहे हैं, पास दे दे, वही गोल कर दे जो सामने हो। पर गोविंद जी, ये जो आज स्थिति गोल होना चाहिए, ये महत्व का विषय। हम ही गोल करें जरूरी नहीं। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।